नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन सभी सियासी दलों ने चुनावी अखाड़े में अभी से ताल ठोकना शुरू कर दिया है। आज एक तरफ दिल्ली में गृह मंत्री के घर पर बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक चल रही है, जिसमें सीट बंटवारे से लेकर विपक्ष को किन किन मुद्दों पर घेरना है उस पर चर्चा चल रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर 2 एपिक कार्ड रखने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर पीएम मोदी और बीजेपी के घेरने वाले तेजस्वी यादव भी चुनावी तैयारी में जुट गए। आज वो चुनाव को लेकर पटना में एक अहम बैठक कर रहे हैं और चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं और वोटर्स को लुभाने के लिए एक नया एजेंडा भी बना रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि वोट चोरी वर्सेस गाली के मुद्दे पर कौन पड़ेगा भारी। सवाल यह भी है कि वोट चोरी का मुद्दा बनाकर बिहार इलेक्शन में दबाव बनाने की कोशिश में क्या विपक्ष है, और सबसे अहम सवाल ये कि क्या वोट चोरी और एपिक को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस खुद इसमें फंस गई है। आज हम इन्हीं सवालों और सियासत पर जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल ताल ठोक कर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई है वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है, जिस प्रकार से इन लोगों ने वोट चोरी कराई। राहुल गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। जंगल राज की अराजकता उत्पन्न करने वाले की जामात है। लोकतंत्र को इस तरह शर्मसार कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने किया और मां बहन की गाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया। जिस दिन जेडीयू या चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे, ये 2 मिनट मोदी जी नहीं चल पाएंगे। हमें क्या बोल रहे हैं? जो खुद बैसाखियों पे चलते हैं वो हम पर टिप्पणी कर रहे हैं। वोट चोरी के इल्जाम लगाने वाली ये पार्टी दरअसल जानी जाती है वोट डकैती के लिए। तो वोट चोरी वर्सेस गाली। अब बिहार इलेक्शन की जो तैयारी है वो अभी फिलहाल इस मोड़ पर है। अब यहाँ से कहाँ जाएगी, इसकी क्या मंजिल है, आइए डिबेट में पूछे गए सवालों से मिले जवाबों के आधार पर यह तय करने की कोशिश करते हैं। और आज की डिबेट में जो गणमान्य मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। डॉक्टर जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार साहब हमारे साथ आज डिबेट में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा जया यादव आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे। अरविंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। जेडीयू से प्रवक्ता निहोरा यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता शुभ्रांशु राय हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर जफर इस्लाम आपसे, क्योंकि ये जो वोट अधिकार यात्रा थी, इसे बिहार के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और अगर विपक्ष के नजरिए से देखा जाए तो ये बड़ी सफल रही है। ऐसा माना जाता है कि बिहार की जनता जो है वो अब आरजेडी के साथ है, वो अब कांग्रेस के साथ है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर हम इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं कि वोट चोरी वर्सेस गाली, अब इस वक्त जो बिहार की पॉलिटिक्स है वो इसी मोड़ पर खड़ी है, यहां से कहां जाएगी और किसको एज मिलेगा? सर, क्या आकलन कहता है आपका? देखिए, 2 चीजें बहुत अहम है किसी भी इलेक्शन में। रिजल्ट के परिप्रेक्ष्य से आप अगर देख रहे हैं तो 2 चीजें बहुत अहम है। एक तो लीडरशिप किस तरह की है, और दूसरी जो है कि किसको
किसको जो है उनका समर्थन प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है। आप खुद ही देख लीजिए, हम लोग अपने ज़मीनी तौर पे सर्वे करते रहते हैं अपने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने बूथ लेवल के जो सदस्य हैं या कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो हमारा सर्वे चलता रहता है, रेगुलर बेसिस पर चलता है। फीडबैक मैकेनिज्म है, उसको हम लोग बार बार खंगाल के देखते हैं। मैं आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, और इस बात को बार बार दोहराता हूं, मैं आपके चैनल पे भी पहले बोल चुका हूं कि हमें दो चीज़ें प्राप्त है। एक तो उनका आशीर्वाद, और हमें उनको उनकी सेवा करने का मौका मिला, तो उनका कॉन्फिडेंस जीतने का, विश्वास जीतने का हमें मौका मिला। तो हमने उनका विश्वास जीता, और इसलिए उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। इसका पूरा हम निश्चित तौर से बिल्कुल इत्मीनान में है। अब रिजल्ट उसी के लिए फेवर में होता है जिसको आशीर्वाद दिए, जनता आशीर्वाद देती, जनता जनार्दन है, और जिस पे उनको विश्वास होता है। ये दोनों चीज़ें हैं, इसलिए हम आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हम ये जो भी स्टंट इन्होंने किया है उस उनको बैकफायर करेगा, इसलिए कि सब लोग जानते हैं पार्टियां वो कौन है। अभी आप इतना ही है तो जेडीयू ये आरजेडी को बोल दीजिए कि भाई ठीक है, चलो कांग्रेस को 100 सीटें दे दो। आप दिखा दिए अगर ऐसा है कि भाई दोनों पार्टियां अगर स्ट्रांग चल रही हैं तो साथ लड़ें, आप 100 सीटें दे दें कांग्रेस को। आपको यहीं से पहली जो इनके आपसी तकरार, निरा कुश्ती जो शुरू होगी, यहीं से शुरू होगी। कांग्रेस चाहती है कि 100 सीटें मिले, 70 मिली थी पिछले बार। नहीं तो मतलब इस बार बिहार में एनडीए का भविष्य क्या इनके सर फटो, विपक्ष के सिर फटोवल पर आधारित है कि मतलब नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इन पे लोगों को विश्वास, ये जनता समझती नहीं कि सिर्फ ये उनकी सेवा के लिए नहीं, खुद के मेवा के लिए सरकार में आना चाहते हैं। यही तो बता रहा हूँ कि अगर आपको जनता की सेवा तो क्या फर्क पड़ता है, 10 सीट मिले, 20 सीट मिले, 50 सीट मिले, 100 सीट मिले, जो आपकी क्षमता को उसके अनुसार मिलेगा। अब आरजेडी इनको कहेगी कि भाई 30 भी नहीं दूंगा, जो इनके ऑलरेडी उनको कम्युनिकेट किया गया है। अब ये 30 में और यहाँ जहाँ 100 है, आप सोचिए सिर पटवल इनका होता रहेगा। जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ सत्ता की मोह है, इनको सत्ता की मोह में आके सत्ता अपने मलाई खाना चाहते हैं। मलाई नहीं मिल रहा है इसलिए कि इस तरह की बातें करें, लेकिन ठीक है, जनता ने देखा है कि जिस तरह से बिहार का विकास हुआ है, जनता के हित में हमने फैसला किया है, जनता के उत्थान के लिए हमने फैसले लिए, और गाली देते हैं हम प्रधानमंत्री जी की, स्वर्गीय माता जी को। इससे तो समझता है इनकी मानसिकता क्या है, वो भी तो जनता देख रही है कि इनको लगता है हार रहे हैं तभी तो गाली पे उतर गए हैं, वरना गाली क्यों देते भाई? अगर जीतते रहे, जीतने वाला कभी गाली देता है? तो इससे इनकी मानसिकता भी समझती है, इनकी हैसियत भी समझती है, इनके अपने अभी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में उसको भी समझते हैं मुस्कान। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हम बिल्कुल निश्चिंत हैं जनता के आशीर्वाद के लिए। ठीक है, मैं जफर इस्लाम आपके पास लौटूंगा। शुभ्रांश राय हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। शुभ्रांश राय जी, राहुल गांधी तो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन अब मैंने देखा कि एक बम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा जी को लेकर फोड़ दिया गया कि 2-2 एपिक नंबर हैं उनके पास। सवाल यह है कि इससे भी ये साबित होता है कि एसआईआर बहुत जरूरी है बिहार के अंदर। आप राहुल गांधी जिस तरीके का कैंपेन चला रहे हैं उससे भी साउंड आ रहा था कि भाई इसीलिए तो एसआईआर जरूरी है। सवाल ये उठता है कि जफर इस्लाम कह रहे हैं कि अगर आपका एसआईआर का मुद्दा इतना प्रबल था, इतनी आपकी वोट अधिकार यात्रा सफल रही थी, तो फिर प्रधानमंत्री और उनकी माताजी को गाली देने की हद तक कांग्रेस क्यों पहुंच गई? उसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? अनुराग जी, मैं जफर की बात को आगे बढ़ाता हूं कि बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, बदले में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लोगों को हत्या, बलात्कार, मर्डर और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दिया। हर हफ्ते कोई न कोई पुल टूट रहा है, और हत्या और बलात्कार तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के शासन में आम बात है, ये रोज की घटनाएं हैं। ये लोग दीनदयाल खेलकूद योजना कहते हैं, तो इनके लिए उस विषय पे हम लोग बात नहीं कर सकते। दूसरा, इन्होंने एक सुंदर शब्द यूज किया कि जिसको सेवा की जरूरत है वो टिकटों के नंबर में क्यों जाएगा, खुद की मेवा की पड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। स्वास्थ्य मंत्रालय में भ्रष्टाचार बिहार में नाक पे चढ़कर बोलता है। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने मंगल पांडे को पूछा नहीं। रोड रोज टूट जाता है, बनने से पहले बटोर दिया जाता है। हर बार, हर साल पिछले 20 सालों से बाढ़ आ रही है, और भ्रष्टाचार ऐसा है जिसको नरेंद्र मोदी सरकार दीनदयाल योजना कहती है या डॉक्टर गोलवलकर योजना कहती है कि हर साल पुल बनाइए, 90% पैसा घोटाले में खा जाइए और बिहार की जनता परेशान रहे। ये इनके खुद की मेवा का प्रभाव है।
अब तीसरी जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बात करी गाली गलौज की, मुझे बड़ा दुख हो रहा है मित्र आपके प्लेटफॉर्म पे इस चर्चा को करते हुए कि मां तो मां होती है, और मुझे नहीं लगता कि गाली गलौज जैसे शब्दों की जरूरत एक पढ़े लिखे समाज में होती है। लेकिन आप क्या करिएगा, भारतीय जनता पार्टी और संघ का डीएनए ही गाली गलौज है। नहीं, अरे लेकिन राहुल गांधी के मंच पर जिसने चढ़कर गाली दी है उसका ना संघ से कोई लेना देना है, ना भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है। शुभ्रांश जी, आप बात को कहां घुमा रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं, रुकिए प्लीज, बीच में मत काटिए। मतलब मैं जफर अच्छा जवाब दे लेंगे प्लीज। भारतीय जनता पार्टी और संघ का डीएनए है गाली देना। इनका हर प्रवक्ता लगभग उसका टेलीविजन आर्काइव है विपक्ष के नेताओं को ऑन स्क्रीन गाली देते हुए। इनके प्रदेश अध्यक्ष गाली देते हैं, इनका उप मुख्यमंत्री, इनका जिला अध्यक्ष, इनका बिहार से लेकर हिमाचल तक का प्रदेश अध्यक्ष मां बहनों की गाली देने के लिए विख्यात है। उदाहरण आपकी गैलरी में भरा पड़ा है। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे पास तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो गैलरी में भरा पड़ा हो कि किसी कांग्रेस के नेता ने मां बहन की गाली दी हो। मतलब मेरे पास तो ऐसा आर्काइव में कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। याद दिला रहा हूं वन बाय वन। प्लीज जफर को सुनने दीजिए और अपने दर्शक को सुनने दीजिए, प्लीज रहने दीजिए प्लीज। अब रही बात, मुझे निंदा के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि जिस प्रधानमंत्री से हम इतना प्यार करते हैं वो किसी की मां को जर्सी गाय बोलता है। मुझे छी आती है नरेंद्र मोदी जी के इस कृत्य पे, मुझे छी आती है नरेंद्र मोदी जी के इस कृत्य पे कि किसी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है। मुझे छी आती है और घृणा आती है नरेंद्र मोदी के शब्द पे कि किसी राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को दीदी और दीदी करके उसका इंसल्ट करता है। मुझे छी आती है, दीदी गाली है क्या सर? दीदी किसी को दीदी कहना गाली है? नहीं, आप चुने हुए प्रधानमंत्री को चोर कह सकते हैं, प्रधानमंत्री दीदी भी नहीं कह सकते किसी को। शुभ्रांश राय जी, अरे शुभ्रांश राय जी जरा गिरेवान में झांक कर देखिए, आप चुने हुए प्रधानमंत्री को चोर कह देते हैं, आप चोर कह देते हैं, लेकिन वो किसी को दीदी भी नहीं कह सकते। मतलब अगर आप दीदी को गाली की कैटेगरी में रख रहे हैं तो चोर किस कैटेगरी में आएगा सर? अनुराग सुनिए तो सही, आपके दर्शकों को सुनने दीजिए। जो मैं बात बोल रहा हूं उसका जवाब जफर इस्लाम दे देंगे। आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो कंपनी मैं तो आपसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। सुनिए तो सही, वो जवाब दे देंगे। आप बीच में क्यों बिना बात के भात दाल लपेट के भंडारी हो रहे हैं? वो जवाब देंगे ना भाई, उनको देने दीजिएगा। नहीं, जवाब क्या, ये तो पब्लिक डोमेन में है ना, ये तो पब्लिक डोमेन में है। चौकीदार चोर है आपने कहा था, इसमें ज्ञान की जरूरत, इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत कहां से आ गई? अनुराग मुस्कान, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के गालियों की लिस्ट इतनी बड़ी है, उसका जवाब जफर इस्लाम देंगे। पहले उनको सुनने तो दीजिए, आपके दर्शकों को सुनने तो दीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जिनको हम लोग दिल से इतना प्यार करते हैं, वो किसी की मां के लिए जर्सी गाय, किसी की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, चुनी हुई मुख्यमंत्री के लिए दीदी ओ दीदी, इतने गंदे गंदे शब्द। चुने, मैं कह तो रहा हूं, चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए चोर कहा जा सकता है, तो चुनी हुई मुख्यमंत्री के लिए दीदी कौन सी गाली हो गई? शुभ्रांश राय, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, आप बच के निकलना चाह रहे हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूं, दीदी तो गाली नहीं होती मेरे नजरिए से, और चुने हुए प्रधानमंत्री को चोर कहना क्या है सर? उसी बात को कह रहा हूं मैं आपकी कि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है इससे बड़ा कि भारतीय जनता पार्टी से चर्चा हो रही है कि आपने 89 लाख लोगों के वोटों पे चोरी करी है बिहार में। आप मुद्दा नहीं भटका सकते अपने कार्यकर्ता को भेजकर। नरेंद्र मोदी जी ड्रोन से काम की जांच कर लेते थे। पता करिए वो कौन व्यक्ति है जिसने गाली गलौज किया है, उसको बीच चौराहे पे फांसी पे लटकाइए, सजा दीजिए। अरे मेरे को यह बताइए कि जब राहुल गांधी के मंच पर पप्पू यादव नहीं चढ़ सकते तो गाली देने वाला कैसे चढ़ गया? शुभ्रांश राय, जब पप्पू यादव नहीं चढ़ सकते, एक बार नहीं 2 बार वो मंच पर चढ़ना चाहते थे राहुल गांधी के, नहीं चढ़ने दिया गया। इतना सिक्योरिटी, इतना संज्ञान में सब चीजें रखी जाती कि पप्पू यादव मंच पर नहीं चढ़ सकते, तो वो गालीबाज कैसे मंच पर चढ़ गया राहुल गांधी के? आप सुनिए भाई, बिना सर और पूंछ की बात की आप चर्चा कर रहे हैं। अरे बात हो रही है कि बिहार में भाजपा ने 90 लाख। अरे बेसिक की बात आप कर रहे हो सर, मैं तो आपको बिल्कुल तथ्यपरक बात बता रहा हूँ। आपके संज्ञान में नहीं होगा तो मैं बता दूं, 2 बार पप्पू यादव को राहुल गांधी के मंच पर चढ़ने से रोका गया, लेकिन वो गालीबाज राहुल गांधी मंच पर चढ़ गया। वो कैसे चढ़ गया सर? और आप कह रहे हैं पता करो वो कौन है? धन्यवाद। एक सेकंड, आप पब्लिक शो करते हैं ना, प्लेस कई जगह खड़े होकर, कई बार आपके सामने होता है कि कोई अचानक जोश में अंधभक्त आता है और कुछ न कुछ बोलकर चला जाता है। अच्छा, उसके लिए क्या चैनल जिम्मेदार होता है? नहीं। अरे बात सुनिए, मेरे को पता होता है वो किसने गाली बकी है। आप तो कह रहे हैं पता करो राहुल गांधी के मंच पर वो गालीबाज कौन था। यहाँ मेरी डिबेट में कोई अगर अचानक से अपशब्द कह देता है तो मुझे पता होता है कि किसने कहा है। आपको तो पता तक नहीं है कि राहुल गांधी के मंच पर कौन चढ़ गया। ये तो राहुल गांधी की सुरक्षा में भी बड़ी मारी है शुभ्रांश राय।
सुन लीजिए अनुराग, भगवान ने 2 कान दिए, थोड़ा सुनिए। हाँ हाँ, वकालत करने के लिए जफर इस्लाम साहब आए हैं, आप थोड़ा सुनिए। अरे अनर्गल थोड़ी सुनता रहा हूँ मैं। नहीं, कहाँ सुन रहे हो आप? तो बीच में कूद रहे हो, दर्शकों को सुनने नहीं दे रहे हो। पिछले 6 मिनट से आप बोल रहे हैं सर, आप किसको सुन रहे हैं फिर हम सब? सुनिए, नरेंद्र मोदी जी के कृत्यों की जानकारी जब देश को दी जा रही है, बिहार को दी जा रही है, 89 लाख वोट चोरी की जानकारी दी जा रही है, लोगों के नाम काटे गए दिया जा रहा है, एक मकान के अंदर 250-250 300 लोग पाए जा रहे हैं, उसकी जानकारी दी जा रही है, तो अब बीच में भात दाल चटनी अचार बनाए जा रहे हैं। ना, ये वो आप बना रहे हैं, वो आप बना रहे हैं सर, मैं नहीं बना रहा। आप डिबेट की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, कौन क्या बना रहा है, कौन क्या बना रहा है वो। ठीक है शुभ्रांश जी, आप बहुत देर बोल लिए, बाकी मेहमान भी है मेरे साथ, उनको भी मौका देना। जफर इस्लाम साहब, तेजस्वी यादव ने जो कहा है उस पर भी जवाब दीजिए, और जो शुभ्रांश राय ने कहा है उस पर भी जवाब दीजिए। जफर इस्लाम साहब, देखिए हकीकत यह है कि मैंने पहले भी कहा, ये बौखला गए हैं, और बौखलाहट इसलिए है कि जनता का इनको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों में फंसाने के लिए। ये अब इनके पार्टी के कई लोग ऐसे हैं, जैसे अपने ही कलीग को, वो भी किसी की माँ है, मीनाक्षी नटराजन या क्या नाम था उसको, मध्य प्रदेश के इनके दिग्विजय सिंह साहब ने कहा था टंचमाल। तो ये क्या उस तरह से देखते हैं अपने पार्टी की महिलाओं के साथ, इस तरह से दुर्व्यवहार, ऐसे और ऐसी भद्दी चीजें बहुत बार इन लोगों ने कही, बहुत बड़े बड़े नेता ने कही। मैं नहीं कहना चाहता हूं, इसलिए कि जो डिबेट हो रहा है उसका स्तर जो है गिर जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इनके अपने परिवार के, ये हमारे परिवार के बारे में बात करते हैं, अरे अपने परिवार को देखिए, वहीं से बैठा हुआ आदमी गाली दे रहा है किसी की माँ को, वो भी देश के प्रधानमंत्री की माँ को दे रहा है, तो आपको उसके बारे में एक बार निंदा भी करनी चाहिए। तो ये तो शुभ्रांश जी तो निंदा भी नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि नहीं भाई हम नहीं जानते थे। अरे जानते नहीं तो बैठा कैसे, जानते नहीं तो बुलवाया कैसे, और अगर जानते नहीं तो इसके पक्षधार होकर आज निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? जी हकीकत यह है कि आप समझ रहे हैं कि आपके ये जो बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है, इसके लिए SIR जो एक्सरसाइज, जो सही एक्सरसाइज था, वो बार बार राहुल गांधी उसी चीज को दोहरा रहे जो इलेक्शन कमीशन करना चाह रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को कटघरे में इसलिए खड़ा कर रहे हैं, इसलिए कि अब EVM पे ठेकरा फोड़ना हो। अब लोग थक गए इनकी बात सुनते हुए कि EVM पे ठेकरा कैसे फोड़ा जाए। जब फोड़ते थे तो इलेक्शन कमीशन ने बुलाया तो वहां आए नहीं प्रूव करने के लिए, और जब किसी और लोगों को भेजा तो उन्होंने कहा कि इससे छेड़खानी नहीं हो सकती। तो आप सोचा EVM तो चलेगा नहीं, तो चलो अब ECI को जरा टारगेट किया जाए। देखिए बंद कीजिए टारगेट करना। BLAs आपके पास थे, वोट के बारे में अगर कुछ जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी थी, नाम छूटा, नाम कटा, नाम बढ़ा, नाम खरा गलत लिखा, सब चीज की जानकारी BLA के द्वारा इलेक्शन कमीशन तक BLO को पहुंचाया जा सकता था। लेकिन ये निकम्मी पार्टियां हैं, ये लोगों को गुमराह करना चाहती हैं, ये जमीन पे काम नहीं करना चाहती है, ये किसी का आशीर्वाद लेना नहीं चाहती, किसी की सेवा नहीं करना चाहती, इनको सिर्फ मेवा दे दो। चारा घोटाला वाले लोग और ये देश को लूटने वाले लोग आज मेवा के चक्कर में पड़े हैं। मेवा नहीं मिलेगा तुम्हें, तो सेवा नहीं किया, सेवा नहीं करना चाहते हो, मेवा कैसे? कोई दूर दराज का रिश्तेदार जान पहचान वाला है जिसके 70-70 80-80 बच्चे होते, यही तो हरकतें हैं ज्ञानेश गुप्ता की हो रहा, यही तो बात हो रही है कि आपने 89 लाख लोगों को काट दिया, मृतकों को जिंदा कर दिया, जिंदा को मृत कर दिया आपने बिहार में। यही तो बात हो रही है, यही तो नरेंद्र मोदी जी का ठीक है शुभ्रांश जी, आप पहले बहुत देर बोल चुके हैं, अब बाकी मेहमान भी हैं, उनकी भी बारी आने दीजिए। सरकार को प्राथमिकता दी, उसके बदलाव का वक्त आ गया है। अरे BLAs को दो ना, अभी आगे दूसरे मुद्दे पे जंगल राज वालों को अधिकार नहीं बोलने का। ठीक है, जंगल राज वाले, ठीक है, चोरी साबित नहीं हुई। इजिया यादव हमारे साथ हैं RJD से। इजिया, वोट चोरी का आरोप हो गया, इसके अलावा प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली देना भी हो गया। अब ये बिहार का इलेक्शन किस तरफ ले जाएंगे आप लोग? बिहार में चाहे कि सरकार बना ले या ऐसा हम नहीं होने। एक बार फिर रिपीट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, अब आ रही है इजिया जी, आपको आवाज मिल रही है? आ रही है जी। मैंने कहा SIR का विरोध हो गया, वोट चोरी का आरोप हो गया, प्रधानमंत्री और उनकी माताजी को गाली देना हो गया। अब किस तरफ जा रहा है बिहार का ये इलेक्शन? देखिए, बिहार की इलेक्शन बहुत सही जगह जा रही है। इंडिया ब्लॉक के फेवर में रिजल्ट होगा, तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। जहां तक SIR की बात है तो उसमें जो कमियां थी वो पकड़ी गई है, और लगातार हम लोग वोट जोड़ने की कोशिश अपने स्तर से भी कर रहे हैं। और आप देखे होंगे, हंसिए नहीं, चोरी पकड़ी गई
चोरी पकड़ी गई। पर ये बात राहुल गांधी ने आप लोगों की लड़ाई से शुरू हो गई। मुख्यमंत्री बुलवा दीजिए, शिवराज जी से बुलवा दीजिए, आप मुख्यमंत्री हो गए। शिवराज जी से बुलवा दीजिए, चलिए। शोर वही आप करते हैं। अच्छा एजिया जी, अभी राहुल गांधी ने ये बात नहीं कही कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से बुलवाइए ना, हम तो ये कौन वाले प्रवक्ता है ये? शांत कीजिए। हाँ मैं शांत कर रहा हूँ। जफर भाई मैं आता हूँ। एजिया जी, अभी राहुल गांधी ने ये बात नहीं कही है कहीं पर भी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। एंकर महोदय जी, जहां तक ये गाली गलौज की बात कर रहे हैं कि मोदी जी को गाली दी गई, ये दी गई, वो दी गई, राहुल गांधी ने तो नहीं दी, तेजस्वी जी ने तो नहीं दी। अरे उनके मंच से तो दी गई ना एजिया जी, राहुल गांधी के मंच से दी गई, तेजस्वी यादव के मंच से दी गई। अच्छा ठीक है, सुने हाँ। राहुल गांधी जी ने नहीं दी, तेजस्वी जी ने नहीं दी, एक कोई उस पर चढ़ करके बीजेपी का प्रवक्ता नहीं दिया। बीजेपी का प्रवक्ता नहीं सुने, बोलने दे, अपना चरित्र नहीं दिलवाई आप लोगों ने। एक मिनट सुन, एजिया को सुन लेते हैं। अरे आपका चरित्र चारा घोटाले वाले लोग, सुन लीजिए, एक मिनट के बारे में बात कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, आप लोगों का चरित्र क्या है पूरे देश की और प्रदेश की जनता को मालूम है। इसके अलावा जफर भाई चारा घोटाले, जफर जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, एजिया यादव अधिकारी नहीं इस तरह की बात करने के। इनसे खुद पूछे ना, इनसे खुद पूछे कि नरेंद्र मोदी जी ने क्यों अपने आप को कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। क्या ये उनकी मां को गाली नहीं थी? इसका जवाब लीजिए इनसे, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को। इसका क्या आप अपने माता जी को कहिएगा कि आप बायोलॉजिकल नहीं है? ये तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मां को कहा, भले ही कैमरा के सामने उन्होंने पैर धोया, क्या किया नहीं किया, बट ये भी फैक्ट है कि कैमरा के सामने उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं और मैं बीजेपी के प्रवक्ता को बोलती हूँ, आप भी जा करके नरेंद्र मोदी जी से जो इतना कुछ आपने सीखा, सेवा करने का मौका मिला, अपने माता जी को कहे कि आप बायोलॉजिकल नहीं, और देखें कि क्या रिएक्शन होता है। तब आपको समझ में आएगी कि नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ की तो खुद इज्जत नहीं करते हैं और दूसरे पे वो आरोप लगाते हैं। और ये भी आरोप जो है ये चुनाव में, क्योंकि बिहार में वो हारने वाले हैं, उनका पूरा प्लान फेल हो रहा है, पूरा मैनिपुलेशन फेल हो रहा है। वोट चोरी पकड़ी गई तो लास्ट में ये जिनका पक्षधर आप वोट चोर के पार्टी के आप है, चोर मचाया शोर, इसीलिए लास्ट में वो ये विक्टिम कार्ड। अरे चारा घोटाले वाले लोग, किसी तरह उनको अधिकारी नहीं सब बोलने का भाई, आपको अधिकार नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को बोलती हूँ, आप भी जा करके आज अपनी माँ को जरूर बोले नरेंद्र मोदी जी के जैसे कि आप बायोलॉजिकल नहीं है। अच्छा ठीक है, अपनी माँ को बोलिए ना, आप अपनी माँ को बोलिए। नहीं नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना, लालू यादव को छोड़िए, लालू यादव को बोलिए, वो अपनी माँ आपकी माँ से पूछ लेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना, आप लोगों ने कहलवाया ना, आप लोगों ने उनसे गाली दिलवाई ना, आपने गाली दिलवाई ना, आप लोगों ने अपने मंच पर रख के आदमी से गाली दिलवाई ना, ये तो सबको मालूम है। गाली आप लोगों ने दी नहीं, दिलवाई। गाली देते हैं तो आप उतने ही जिम्मेदार, खुद गाली देने में जिम्मेदार उतने ही हैं। आप अपने को बच के नहीं निकल सकते, जनता के आंखों में धोखा धूल नहीं धो सकते। बिल्कुल, मोदी जी जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। ये जो बोल रहे हैं ये सिर्फ आप पे लागू है। नहीं, आपको ही मालूम है, एक बार राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ा था, आज उसी ऑर्डिनेंस वाले के साथ बैठ के गोल। अच्छा जफर भाई खाने जा रहे हैं वहाँ पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है भाई मुझे। दिस इज योर टूल किट, नरेंद्र मोदी जी इज प्लेइंग। अच्छा सुनिए एजिया यादव, सुनिए। अच्छा एजिया मेरी बात सुनिए, एजिया मेरी बात सुनिए। अभी जफर इस्लाम क्या बोल रहे थे जब आप नहीं जुड़ी थी, तो जफर भाई ये बोल रहे थे कि अभी जो है आरजेडी में और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ हटोवल होगा। अभी आपने ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री होंगे। अब सवाल ये कि कहीं आपने कांग्रेस को सांसद पे तो नहीं डाल दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर आपत्ति आ जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने अब तक नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। मैं तो ये कहती हूँ राहुल गांधी ने तो 2020 में ही कह दिया था कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री, इंडिया ब्लॉक से साइड से, महागठबंधन के साइड से तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री के चेहरा है। वो फिर कहेंगे अगर आप लोग सुनना चाहते हैं, एक बार सीट्स का अनाउंसमेंट हो जाए, सब चीज जब अनाउंस ऑफिशियली हो जाएगा, ये बात भी ऑफिशियली। कितनी सीट देंगी कांग्रेस को? कितनी सीट देंगी कांग्रेस को? एंकर महोदय, ये चीज तो शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। मैं तो नहीं अनाउंस करूंगी कि कितने सीट देंगे। मैं बीजेपी का बरबोलापन सुन रही थी, कांग्रेस को इतना दे दीजिए भाई, आप खुद ही दे दीजिए। कह रहे थे 100 सीट पे कांग्रेस हट जाएगी। आप मेरी इंडिया ब्लॉक की चिंता न करें। अरे भाई अभी आप सुनिए, इनका रिकॉर्ड करके रख लीजिए।
ये हमें गाली देती रहेंगी। ठीक है, असीम वकार हमारे साथ क्या है। कहेंगी? अच्छा, शिवराज जी से पूछिए, अब मैं 2.5 आता हूं दर्जन आपके में पास। अब मैं आता हूं। 2.5 असीम वकार साहब को जोड़ना भी चाह रहे इस डिबेट में। असीम वकार साहब बोलिए। 2.5 दर्जन सीट दे असीम रहे हैं वकार साहब आपको। बोलिए। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, आपका मौका दिया। और मैं गुजारिश ये करूंगा, भाई मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, सुनता सबकी हूँ, गलत सही सब। डिबेट में सबको अपनी बात रखने का हक है, एक दूसरे की सुनिए। जफर भाई, आपसे भी गुजारिश है, सुन लीजिएगा। देखिए, बात यहाँ चली कि किसने किसको गाली दी। प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देना बहुत बड़ा अपराध है, मैं इस बात को मानता हूं। और प्रधानमंत्री जी की माता जी सिर्फ प्रधानमंत्री जी की माता जी नहीं है, वो देश की माता हैं, हमारी भी माता है, आपकी भी माता है, उनका सम्मान होना चाहिए। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी माता को गाली बकी जाए, और मैं प्रधानमंत्री की माता को अपनी माता मानता हूं। और प्रधानमंत्री जी जो इस वक्त व्याकुल हैं, वो और होना चाहिए उनको। लेकिन बड़े अफसोस की बात ये हुई कि एक प्रधानमंत्री की माता पे अगर गाली गलौज होती है तो देश में पूरा एकदम उदंड हो गए लोग। लेकिन एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी, पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा और भावी प्रधानमंत्री की माता जी को जब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के नेता गाली बकते हैं मंच पर, तो प्रधानमंत्री जी क्यों उनको सजा नहीं देते हैं? इसी टीवी की डिबेट में कांग्रेस के एक प्रवक्ता की मां के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए कि कोई बेटा सुन ही नहीं सकता अपनी माता के बारे में। और जिसने गालियां दी वो बीजेपी के प्रवक्ता जी। तो माता तो सबकी माता होती है, सम्मान सबका होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या कार्रवाई की? नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी पूरी कांग्रेस की विधवा कैसे हो गई? एक व्यक्ति की विधवा हो सकती है? सवाल पूछ रहा हूं। अभी बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल की बात आई, मैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। इस पूरा जो हमारे देश का इतिहास है, धार्मिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, इसमें सिर्फ 2 लोग अपने को बताते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। नॉन बायोलॉजिकल इंग्लिश में कह लीजिए और इसको हिंदी में कह लीजिए कि मेरी माँ ही नहीं है, मैं बिना माँ के पैदा हो गया, मतलब माँ है ही नहीं हमारी। तो मैंने जो इतिहास पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हिंदुओं के यहाँ रामायण में माता सीता को ये कहा गया कि वो घड़े से पैदा हुई, जनक जी के हल चलाने से। वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, ये आप ही का इतिहास है सर। लेकिन उसके बाद भी जब आप सर्च कीजिएगा तो वो कहते हैं, उसमें लिखा जाता है सीता जी की माता का नाम सुनैना और पिताजी का नाम जनक। दूसरे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम नॉन बायोलॉजिकल, मतलब हमारी माता ही नहीं है। मसला ये है कि एक आदमी अपनी माता से इनकार कर दे कि ये मेरी मां नहीं है, मैं इनसे पैदा ही नहीं हुआ। ये एक मां के लिए बहुत दुख की बात है कि उसका बच्चा इनकार कर दे कि साहब हम अपनी मां को नहीं, अपनी मां से पैदा नहीं है। दूसरी बात, मैं जफर इस्लाम साहब से पूछ रहा हूं कि साहब अगर आपके बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के, मैं तो गाली भी नहीं बक पाऊंगा सर, वो आपकी टीवी पे आप काट देंगे, बीप लगा देंगे। नहीं, मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता कि आप गाली दें। सत्ती साहब ने बकी थी। नहीं, वो सत्ती साहब ने जो गाली बकी थी, मां की गाली, भावी प्रधानमंत्री भारत के, उनको दी थी। क्या उसके लिए आप कार्रवाई करेंगे? क्या उसके लिए भी आपको इतनी ही तकलीफ थी? क्या राहुल गांधी जी की मां को आप अपनी मां मानते हैं? भाई हम तो मानते हैं प्रधानमंत्री की मां को अपनी मां। मैं खाली सवाल पूछ रहा हूं सर। मैं जफर भाई से और ये बड़े सवाल हैं, ये खाली हम नहीं पूछ रहे हैं, ये देश का सवाल है सर। जफर भाई, आप जवाब देना चाहेंगे या मैं आगे बढ़ूं? नहीं, मैं दूंगा ना जवाब। इसमें जवाब देने में क्या है, देखिए हर माँ का सम्मान है, उसमें ये हमारी संस्कृति है और हमारा संस्कार है। लेकिन जब इनके मंच से अपनी ही कलीग हैं जो किसी की माँ है, उसको अगर आप टंच माल करके कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लिए, एक नहीं अनेक इस तरह की बातें उन लोगों ने कहा है। किसी की माँ है, वो आपके पार्टी में है, लेकिन मजबूर है, एक माँ होने के साथ साथ वो पॉलिटिशियन भी है। लेकिन
आपके परिवार से एक जो फैमिली है उस परिवार के साथ दूर है तो उसको गाली भी देते हैं आप, उसको टंच माल भी कहते हैं, उसको आप कुछ और भी कहते हैं, कई अलग अलग नामों से इनके बड़े बड़े नेताओं ने दिया है। तो माँ बहन का सम्मान तो आपने किया नहीं, कभी किया नहीं, मतलब ग्रेट मैन सर, कभी किया नहीं। और आज इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ आप रख रहे हैं। हकीकत ये है कि ये बातें आप लोगों ने करवाई। आपने प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट सामने से गाली देने के बजाय आपने दिलवाई गाली, अपने लोगों से दिलवाई, अपने मन से दिलवाई, और ये मन से दिलवाई इसलिए आप उसके लिए जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं कि अपनी माँ को गाली नहीं दे सकते, मैं माँ मानता हूँ, तो आपने क्यों आपने मंच पे आपने क्यों रखा लोगों को जो गाली दिलवाने के लिए? आप क्यों रखा देश में? अरे देश दुखी है, जनता इसका जवाब देगी आपको। आप लोग का जो ये स्टंट था कि किसी हम गाली नहीं देंगे, किसी से दिलवाएंगे, उसका नतीजा देख लीजिएगा क्या होगा। कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जनता जवाब देगी कि आप लोगों ने आपने प्लान वे में प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी, प्लान वे में आपने लोगों को रखा और गाली दिलवाई। ठीक है, इसका ठीक है। असीम बकार साहब एक छोटी सी टिप्पणी। असीम बकार साहब, ठीक है, वो चाहे प्रधानमंत्री की माँ हो या सुरेंद्र राजपूत की माँ हो, चाहे वो आपकी अम्मी हो चाहे मेरी मम्मी हो, ठीक है। अगर जिस दिन भाजपा और संघ ने गाली, सर मुझे जवाब दे लेने दीजिए सर। ठीक है, आप ही के साथ ही है सर ये सर आप बताएं। ठीक है, शुभराज भाई असीम बकार साहब को बोलने देते हैं। असीम बकार साहब बोलिए। सर जफर भाई, क्या हम लोग इतने गिर चुके हैं कि हम अपने ग्रुप में या अपने विरोधियों में किसी की मां को जर्सी गाय कह देंगे? और सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप प्रवक्ता हैं, आप राज्यसभा रहे हैं, आप बेहतरीन इंसान हैं, एक बार आप इंसान बनकर और मुसलमान बनकर भी सोचिए कि क्या आपके जो नेताओं ने गालियां बकी हैं माँ बहनों की, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? हैसियत इंसान आपको अंदर से गिलानी नहीं होती अपने लिए कि साहब आपका साथी गाली गलौज कर रहा है? आपको जवाब देता और जिसने प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी है, सुनिए सर, जिसने प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी है उसको सजाए मौत दीजिए, और नहीं दे सकते तो आजीवन कारावास दीजिए। मैं मांग कर रहा हूं सर। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आप भी कर दीजिए मेरे साथ, आप भी करिए मेरे साथ। 10 सेकंड। हाँ बोलिए। 10 सेकंड। देखिए जरा, वकार साहब अच्छे इंसान है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने मुझसे सवाल तो किया, लेकिन आपके इसी मंच पे, इसी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए उस आदमी को जिनसे उन्होंने गाली दिलवाई, अपने मंच से एक रखा गाली देने के लिए, कहीं ना कहीं गाली उनसे दिलवाई, उसके बारे में एक बार भी निंदा उस कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं की, और आपको ये मंजूर था। आपने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं, आपने इसकी टिप्पणी नहीं, आपने टिप्पणी कुछ नहीं की। वकार साहब, आपका ये डबल स्टैंडर्ड मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कहता हूँ, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। आप बार बार सुरेंद्र राजपूत जी के बारे में बोल रहे हैं, उस बात को मैं गलत मानता हूं, और मैं कहता हूं कि वो गलत, मुंह से गलत निकला था, उन्होंने क्षमा भी मांग ली है। उन्होंने कहा गलत बोल दिया मैंने, मेरे मुंह से गलत निकल गया, उसी वक्त कह दिया उन्होंने। लेकिन क्या आपने निंदा की? नहीं की। ये मानसिकता आपकी है। आपकी पार्टी में तो शिक्षा का अभाव है, लेकिन आप पढ़े लिखे आदमी हैं। प्लीज, चर्चा शुरू होने से पहले ही ये बात कहा गया है कि गालीबाज की सजा जो है जितनी कड़ी से कड़ी दीजिए वो कम है, क्योंकि उसने किसी ठीक है, अब आपने दोहरा भी दिया इस चीज को। ठीक बाद में आती है, वो मां को गाली दिया है जी। हम चले जाते हैं। नहीं, नेहोरा यादव जी, ऐसा नहीं। अभी आप पर्याप्त समय है सर, पर्याप्त समय दूंगा। अब नहीं, ऐसा नहीं है। आप अच्छा चलिए, हर्षवर्धन जी से मैं इजाजत लेकर पहले आप ही के पास आ जाता हूँ। नेहोरा जी, नहीं ठीक है, मैं दोनों का ही सम्मान करता हूँ सर। नेहोरा जी, आपसे मैं सवाल पूछ लेता हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइए डिबेट में बैठे ही नहीं। अब नेहोरा जी, मेरा सवाल आप ही से है सर, अब मैं पूछूं या नहीं पूछूं, बताइए। नहीं, हर्षवर्धन जी से बोलवाइए। अच्छा ठीक है, हर्षवर्धन जी इजाजत दे चुके हैं आपसे सवाल पूछने की। क्योंकि
क्योंकि ठीक बात है, निहोरा जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका पक्ष आ जाए फिर हम लोग बात रख लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। नेहोरा जी, लेकिन सवाल ये है कि क्या गाली वर्सेस गाली का कंपटीशन चल रहा है? प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बदजुबानी का उदाहरण देते हुए इस बात को क्या जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री को गाली दी गई तो ये कोई नई बात नहीं है, गाली तो भारतीय जनता पार्टी के नेता देते रहे और खुद प्रधानमंत्री देते रहे? नहीं, जो एक तर्क दे रहे हैं अनुराग जी कि भारतीय जनता पार्टी भी गाली देता रहा है, इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी के मां को गाली बकाऊं। हाँ। तो कहीं न कहीं ये तर्क देने वाला बिल्कुल शामिल है उस घटना में जहां प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली बकी। हाँ। ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि हमारे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा किया। भाई, जो शर्मनाक बात है उसकी अगर एक बार भी तेजस्वी और राहुल निंदा कर दिए होते तो लगता कि वाकई ऐसे आचरण का पक्षधर नहीं है वो। लेकिन आज तक अभी तेजस्वी भी बोल रहे हैं, फिर भी दोनों बात बोल रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो राजनीतिक सूचिता है कौन लेकर चलेगा इस देश में? मुझको नहीं लगता है कि राहुल लेकर चल पाएंगे या बिहार में तेजस्वी लेकर चल पाएंगे। जिन जिन भाषाओं का उपयोग बिहार और देश में दोनों राजकुमारों द्वारा किया जा रहा है, शायद 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसे भाषा नहीं देखा हम लोगों ने। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आजकल महागठबंधन के लोग, आरजेडी हो और कांग्रेस हो, जुमलेबाज हो गए हैं। एक जुमला फेंकते हैं। भाई, एसआईआर हो रहा है, उसमें पार्टी का इन्वॉल्व है। जो आप कहते हैं बीजेपी को खत्म कर देंगे, बीजेपी चोर है, जदयू चोर है, एक काम कर रहा है कमीशन। अब इतना भी आप नहीं संवैधानिक बात समझते हैं तो ये राजनीतिक बात जो करते हैं तो जनता इस बात को समझ रही है। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि इनको एसआईआर में जो छूटे मतदाताओं या गलत मतदाताओं को ठीक करना नहीं है इनका काम। इनका काम है राजनीतिक यात्रा करना। ये राजनीतिक यात्रा हम मानते हैं, मतदाता के वोटों का अधिकार की रक्षा करना इनका मकसद नहीं है। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ 2-3 मकसद राहुल गांधी जी का है। एक तो राहुल गांधी जी का है जो इन्होंने घोषित करा लिया, तेजस्वी ने घोषित कर दिया कि प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले दिनों में, तो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का यात्रा था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि राहुल ने सचकर तेजस्वी से बदला लिया। अब कहिए कैसे बदला ले लिया? जहां तेजस्वी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहे थे, इसके पहले राहुल ने तय कर दिया कि हम वोट अधिकार यात्रा करेंगे और तेजस्वी को पीछे पीछे चालक के रूप में रख लिया। अब यहाँ तेजस्वी गौन हो गए और राहुल गांधी आगे हो गए। तो ये सच के तेजस्वी से बदला राहुल गांधी ने। पता नहीं क्या दुश्मनी है, नहीं है, वो जाने दोनों। लेकिन तेजस्वी के राजनीतिक छवि को, राजनीतिक ताकत को कमजोर करने की कोशिश राहुल गांधी ने किया। अब कहिए तीसरा, लालू यादव से भी बदला ले लिया उन्होंने। कांग्रेस तो भाई भयंकर चीज है ना, ये तो तेजस्वी को क्या पता लगेगा। लालू यादव से बदला लिया कि एक समय था कि जब इंडिया के नेतृत्व का सवाल उठा था तो लालू यादव ने कहा था कि नहीं, ममता बनर्जी नेतृत्व करेगी। राहुल तो मन में बैठाया था कि बाप ने भी हमको ठीक है, किया, मैं समझ गया, बेटा ने भी किया। तो ये बदला राहुल गांधी ने सच के तेजस्वी से ले लिया, आरजेडी से बदला लिया है। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी का रुख करूं, इससे पहले इस पर एक रिएक्शन इज्जा यादव से जरूर लूंगा। इज्जा जी, ये इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह चुके हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में नुकसान किया राहुल गांधी ने अखिलेश यादव का, वैसे ही डेंट पहुंचाने, वैसे ही डैमेज वो तेजस्वी यादव का करेंगे। और अभी अभी आपने नेहोरा यादव जी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि बदला लिया है साफ तौर पर तेजस्वी यादव से राहुल गांधी ने, और न केवल तेजस्वी यादव से बल्कि लालू यादव से भी बदला ले लिया।
अच्छा, इजिया यादव तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब आपका आकलन, क्योंकि सवाल ये उठता है कि इसको मैं बिहार में राजनीति का दिलचस्प मोड़ तो कतई नहीं कहूंगा। बिहार का इलेक्शन जिस तरफ जा रहा है, मुझे अब चिंता हो रही है। निश्चित तौर पर चिंता की बात है अनुराग जी, और कई बार हम इस तरह की डिबेट में जाते हैं तो व्हाट अबाउटरी होती है कि पहले क्या बोला था, उसने क्या बोला था। कांग्रेस के लोग भाजपा का निकाल के लाते हैं, भाजपा के लोग कांग्रेस का निकाल के लाते हैं, फिर वो मौत का सौदागर और जहर की खेती और जाने क्या क्या आ जाता है। इधर से आता है कांग्रेस की विधवा कहा तो क्या कहा, बहुत सी चीजें आ जाती हैं। लेकिन क्या किसी में भी ये साहस है? अभी असीम वकार ने कहा कि मैं वो गाली नहीं दूंगा। किसी में भी ये साहस है कि जो राहुल कांग्रेस के मंच से गाली दी गई प्रधानमंत्री को बोल सके? जरा सी भी अगर सभ्यता, जरा सी भी, थोड़ी सी भी, जरा सी भी सभ्यता बची होगी, नहीं दे सकता है। और ये कितना खतरनाक है उसको जस्टिफाई करना, ये समझिए। जब आप किसी कार्यकर्ता ने गाली दे दी तो एक लाइन की बात थी, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या कोई भी बड़ा व्यक्ति आता और निकल कर कहता कि भाई ये गलती तो हो गई, इसको हम निकाल बाहर कर रहे हैं। नहीं निकाला गया। किया क्या गया था अनुराग भाई जानते हैं? नेक मोहम्मद रिजवी भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता है, उस मुसलमान को पकड़ा। अभी असीम वकार कह रहे थे जफर भाई से कि आप मुसलमान होकर भी सोचिए, उस मुसलमान को क्यों पकड़ा? क्योंकि वो भाजपा का कार्यकर्ता है। और कहा कि ये जो रिजवी जो बिहार में गाली दे रहा था वो वाला रिजवी, उस बेचारे को जाकर थाने में FIR करानी पड़ी, तब जाकर ये हुआ कि नहीं नहीं ये तो नेक मोहम्मद रिजवी दूसरा है। उसके बाद क्या हो रहा है? कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं, कह रहे ये तो रोने लगा अभी से, यानी गाली आप देंगे और PM ने अगर उसको मुद्दा बनाया तो रोने लगा। कोई कह रहे बस शुरू हो गया वही वाला विक्टिम कार्ड। पवन खेड़ा जी उस तरह से बोल रहे हैं। और अभी भी तेजस्वी यादव को तो उस बात का एहसास हो गया। आप तेजस्वी का बयान देखिए, उन्होंने भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड को सब याद दिलाया, लेकिन कहां से शुरुआत की? मुझे लगता है कि ये देश की राजनीति के लिए बहुत, जिसको कहें कि चिंता की बात है कि आप प्रधानमंत्री को मां की गाली देने के बाद व्हाट अबाउटरी कर रहे हैं। ऐसे तो किसी भी मुद्दे पर, कोई भी मुद्दा हो, आप खड़े होइए, 50 पुराना निकाल के लाइए। अच्छा, पार्टियों के पास तो रिसर्च टीम होती है, उनका तो दिन भर का काम ही यही है ना, तो निकाल लीजिए, प्रवक्ता को पकड़ा दीजिए, वो गिनना शुरू कर दे। अब गिनना शुरू करेंगे तो क्या किसी को याद है कि लड़की वो लड़ सकती है कि जो ब्रांड एम्बेसडर थी अर्चना गौतम, मेरठ के हस्तिनापुर से कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस कार्यालय से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। प्रियंका गांधी से मिलने गई थी, किसी को याद है? चलिए वो नहीं याद हो, अर्चना गौतम आपको लग रहा होगा कि विधानसभा चुनाव लड़ी। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की बड़ी नेता थी, AICC की मीडिया कोऑर्डिनेटर थी, अभी शिवसेना उबाठा से राज्यसभा सांसद है। मथुरा में उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की, राहुल प्रियंका उनके साथ नहीं खड़े हुए। राधिका खेड़ा वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई, छत्तीसगढ़ में उनके साथ बदसलूकी हुई। असम में युवक कांग्रेस की जो नेता थी उसके साथ बदसलूकी, उसने आरोप लगाया। सवाल यह है कि क्या पार्टियां सिर्फ और सिर्फ ये करेंगी, और मैं ये कतई नहीं कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग नहीं है, लेकिन क्या हम सिर्फ ये करेंगे? एक तो माफी मांगिए, ये तो सबसे बेसिक कर्टसी है ना। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी आप सोच रहे हैं कि बिहार में जाएंगे और ये सब बोलेंगे। तेजस्वी को तो समझ में आ गया कि राहुल कांग्रेस की इस यात्रा ने बिहार में बड़ा नुकसान कर दिया। बाकी आप तर्क उतर्क करते रहिए, बढ़िया बढ़िया खूब लेकर आइए, और लगेगा कि नहीं नहीं हमारा प्रवचन तो टीवी पर सबसे अच्छा चल रहा है, तो चलाइए। जनता तो देख रही कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं अरविंद मोहन जी का रुख करूंगा। अरविंद मोहन जी बिहार से आते हैं, लगातार उनकी बिहार की पॉलिटिक्स पर नजर भी रही है। अरविंद मोहन जी, क्या आप भी ऐसा बात मानते हैं कि राहुल गांधी ने वहां पर RJD का बेड़ा गर्क करने का काम किया है, तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाने का काम किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं? इस तरह बेड़ा गर्क होता है तब तो मेरे ख्याल तेजस्वी चाहेंगे कि राहुल दोबारा आए। इस तरह से पॉलिटिक्स जो है, मुझे लगता है कि NDA की पॉलिटिक्स बहुत आगे थी नीतीश जी के साथ आने के बाद से। हम सब लोग जो बिहार जानते देखते हैं, हम लग रहा था कि BJP NDA साथ और JDU साथ आ गए हैं, तब काफी उनकी लीड है सोशल ग्रुप्स में, पॉलिटिकल ताकत में, बाकी सारी ताकत। तो इंडिया गठबंधन लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा ये लग रहा था, और लोकसभा चुनाव में वो दिखाई भी दिया। तो मुझे लग रहा है कि इस यात्रा ने उस गैप को काफी भरा है। अब वो कहाँ तक भरा है, क्या भरा है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो चुनाव के पहले उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन एक बड़ा इशू ये SIR सर्वे को बना लिया गया,
बीजेपी जरूर उससे परेशान है। जिस तरह से जफर लगातार टोका टोकी कर रहे थे, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी समझदारी से बात करने वाले क्यों आज इतने बेचैन हैं। प्रधानमंत्री भी जिस तरह से इस मसले को लेके आए, वो भी मुझे लगता है कि अभी न्योरा यादव काफी बातें बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। इस तरह से गाली देना वो सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है। उसमें क्या कर रही है बिहार सरकार? वो एफआईआर भी उसका हुआ कि नहीं ढंग से, मेरे ख्याल से उसकी भी कोई खबर नहीं है। एक खबर तो है, अगर हर्षवर्धन सही कह रहे हैं। नहीं अरविंद मोहन जी, मेरा यही सवाल है कि जब पप्पू यादव राहुल गांधी के मंच पर चढ़ना चाहते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पुख्ता होता है, वो मंच पर नहीं चढ़ पाते, एक बार नहीं दो बार। और जब गालीबाज मंच पर चढ़ना चाहता है तो लॉ एंड ऑर्डर पे बात आ जाती है। ये कैसे मान लिया जाए? वही तेजस्वी है, वही राहुल है, वही मंच है। मैसेज तो बहुत क्लियर है पप्पू यादव के लिए भी। हम सब लोग वो चर्चा पप्पू यादव से खुद ही कर चुके हैं, आपके स्टूडियो में कर चुके हैं कि भैया तुमको चढ़ाने में उनको क्या दिक्कत है। वो अपनी सफाई दे रहे थे। तो वो एक मसला है, उस मसले को मेरे ख्याल से यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी पे चार्ज इसलिए चिपकता है कि जेएनयू में मारपीट करना हो, जामिया में गोली चलाना हो, शाहीन बाग में पाकिस्तान का झंडा बुर्का पहन के अगर जाके झंडा फहराना, वो वीडियो मेरे इसी फोन में पड़ा हुआ है। वो ये कराते रहे हैं ये लोग, ये कोई पहली दफे ऐसा नहीं है। तो इसलिए जब तक उसकी जांच हो के पक्का कंफर्म नहीं हो कि वो आदमी कौन है, वो राहुल का सपोर्टर है, तेजस्वी का सपोर्टर है, किसका क्यों गया है, मेंटली स्टेबल है नहीं है, गाली देना अपने आप में बहुत गलत है। और उस तरह से गाली देना, और जैसा आप भी बोल रहे हैं कि एक लाइन में वहां खंडन अगर राहुल और तेजस्वी की तरफ से हो गया होता तो ये मसला बड़ा नहीं बनता। वो उनको सूझा नहीं सूझा वो अलग सवाल है, लेकिन उसका वहां जाना अपने आप में कई सवाल करता है। और न्योरा जी इतना सब कुछ बोल गए हैं, लेकिन असली बात की बिहार सरकार वहां भी कुछ कर रही है। उसने कुछ किया नहीं किया, क्योंकि वो अल्टीमेटली अगर जो झगड़ा हुआ है पटना में, और पटना ही में नहीं कई जगह मारापीटी हो गई उस सवाल पे, इतने उत्तेजित हमारे बीजेपी के लोग हो गए। और प्रधानमंत्री रोए न रोए, जेडी अध्यक्ष साहब तो बिहार भाजपा के अध्यक्ष तो रोते ही रहे। तो इतना उनको पीड़ा इससे होने लगी, तो ये इसमें जरूर राजनीतिक एक तत्व है, एक चुनावी तत्व है। और वो तत्व जो है कहाँ तक पहुंचाएगा इस यात्रा, जैसा मैंने पहले कहा कि इस यात्रा से एक गैप भरा है इंडिया गठबंधन ने, उसको कहां वापस ले आएगा नहीं ले आएगा, ये बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है इसी पे चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ एक बात, अरविंद मोहन जी बार बार कह रहे हैं कि उसकी पहचान क्या है। एक तो ये कि पुलिस ने उसको पकड़ा और उसने बहुत कुछ बताया, लेकिन उसको मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि पुलिस हो सकता है अरविंद जी कहें कि वो तो जेडीयू की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। मोहम्मद नौशाद, और वो निश्चित तौर पर जी न्यूज पर भी उसका बयान जरूर चला होगा, क्योंकि वीडियो बाइट आई थी। पहले उसने कहा कि मुझे पता नहीं था ये सारी चीजें, फिर दोबारा उसका जो बयान आया, वो बयान क्या था? वो बयान ये था कि वो हमारे मंच पर चढ़ गया, वो माइनर है, और उसको बाद में लोगों ने पीट के उतार भी दिया था। दोनों बात कैसे हो सकती है? कार्यकर्ता अगर कांग्रेस का नहीं होता तो फर्जी भाजपा का कार्यकर्ता बताने की जरूरत क्यों पड़ती? क्यों पूरी आईटी सेल और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लग जाते? और मैं फिर कह रहा हूं, एक होता है किसी ने गलती की उसको माफी मांग लेना, दूसरा होता है आप उकसा रहे हैं। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? डंडे से मारेंगे इसको प्रधानमंत्री के लिए। आत्मविश्वास फाड़ दिया, सिर्फ मीडिया का क्रिएशन है। इसको उसने फोन किया, तू तड़ाक करके। आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में जहर भर रहे हैं। सीओ मीटिंग से पीएम लौटते हैं और सवाल पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो राहुल गांधी कहते हैं अच्छा वोट चोर, वोट चोर। बात करने का तरीका है ये। किसी नेता प्रतिपक्ष ने आज तक इस तरह से नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में जहर जितना पीएम के लिए भरा गया है, उसकी परिणति है उनकी मां को इस तरह से मंच से गाली दिया सारे तीर कांग्रेस और राहुल गांधी पर चला। मुझे शुभ्रांश राय का अगर लास्ट रिएक्शन लेना होगा, शुभ्रांश जी। मैं हर्षवर्धन जी को 2-3 बातें याद दिला देता हूं। वैसे तो ये चिट्ठी पत्री बढ़िया बनाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े बलात्कारी के साथ खड़े होते। इन्होंने कुछ लोगों का रेफरेंस दिया गाली गलौज का। और मजेदार बात है जी, एससीओ का जिक्र कर रहे हो, हमें बीजेपी आईटी सेल में जाने की क्या जरूरत है हर्षवर्धन जी? एससीओ का सबसे झूठा पोस्टर तो आपने ही ट्वीट पे शेयर किया था। गाली गलौज की भावना बाद में आती है। रुके एक मिनट रुके प्लीज। नहीं, कतई नहीं। आप मेरा नाम लेके, हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन में मां भगवान का रूप होती है।
जिस व्यक्ति के लिए आप अभी बैठकर फील्डिंग कर रहे हो, उस व्यक्ति को ये किसी ने अधिकार नहीं दिया कि वो अतीत में दूसरों की मां को गाली दे, और वो घृणित कार्य नरेंद्र मोदी जी ने कर रखा है। मैं जानता हूं कि आपको बोलते वक्त थोड़ा आपको पानी पीने की जरूरत पड़ सकती है। अरे वो किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, उत्तेजना में आप है, उत्तेजना में आप है, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी उसकी माफी क्यों नहीं मांग फोटो नहीं किया था, फर्जी वाला ट्वीट, क्यों माफी नहीं मांग पाए? IT सेल का फोटो ट्वीट नहीं किया था, नहीं कतई IT सेल का नहीं किया, अगर कतई नहीं किया, ये IT सेल ठीक है, मैं इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता डिबेट में। डिबेट की आज की डिबेट का समय यहीं खत्म होता है। मैं सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा तार ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे तार ठोक के लेकर के, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। Zee News।